हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता ऐसे हम लोगों ने पढ़ी रहे हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 2 में एक आपके शब्द है अंतकालीन लाभ, जैसे मीन प्रॉफिट मैसने प्रॉफिट भी कहते हैं आप लोग। तो ये संपत्ति का जो अंतकालीन लाभ है ये आपके ध्यान रखिएगा किस सब क्लॉज में है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में। तो पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि किस सब क्लॉज इसको आपके डिफाइन किया गया है। अब इसकी जो परिभाषा बेरेक्ट में दी गई है, तो बेरेक्ट में इसकी परिभाषा ये दी गई है कि संपत्ति का अंतकालीन लाभ ऐसे लाभ पर ब्याज सहित वह लाभ अभिप्रेत है जो किसी सदोष कब्जादारी द्वारा उस संपत्ति पर उसे वस्तुतः प्राप्त हुआ है या जिसे वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु इसके अंतर्गत सदोष कब्जादारी द्वारा की गई अवृद्धि के कारण यानी उस भूमि में किए गए सुधार के कारण कोई भी लाभ शामिल नहीं रहेगा। तो पहले तो आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो बातें पता हो। पहला क्या है कि आपको ये कहां पर डिफाइन किया है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में बताया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए इसकी जो बेयर की लैंग्वेज वो आपको पता होनी चाहिए। दो तीन इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो क्या है, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा गया है, संपत्ति का अंतकालीन लाभ। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इन 3 पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो इसे सपोज करिए ए और बी, ठीक है, और ये एक लैंड है, मान लीजिए भूमि। सबसे पहला प्री का क्वेश्चन तो ये आपके आता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, संपत्ति का अंतकालीन लाभ सिर्फ अचल संपत्ति के संबंध में होता है, आपके चल संपत्ति के संबंध में ये नहीं होता है। तो पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टी हैं। अब बी के कब्जे में कोई लैंड है, बी के पोजीशन में है। ए एक सूट फाइल करता है कि जो बी है ये सदोष कब्जाधारी है, यानी कि रॉन्गफुल पजेसर है, इसने भूमि जबरदस्ती या फिर किसी भी अवैधिक तौर पर उसको कब्जे में ले रखा है। तो जिस अवधि यानी जिस टर्म तक वो उसके सदोष कब्जे में रही होगी, तो उस भूमि से जो कुछ भी लाभ बी ने कमाया होगा, बी ने प्राप्त किया होगा, क्या लिखा गया है, जिन्हें वह वस्तुतः प्राप्त करता है, ठीक है, या मान लीजिए जिसे वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। ये दो टर्म वाली समझिए। आप सपोज करिए यहाँ पर इसी इसी एग्जांपल पे, इसमें ऐसे सपोज करिए कि मान लीजिए बी के कब्जे में लैंड है, भूमि है। अब इस पर कोई ये मान लीजिए क्रॉप कोई भी फसल उगाता है, ठीक है, उस फसल से पहली कंडीशन क्या होगी कि उसे मान लीजिए 2000 रुपए का 2000 का लाभ हुआ, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। तो ये आपको प्रॉफिट उसको वापस करना होगा, किसे, ए को, संपत्ति के अंतकालीन लाभ, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मान लीजिए उस लैंड का वो कोई भी यूज नहीं करता है, तो सामान्यतः उस भूमि से 1000 रुपए या 1500 रुपए तक की कमाई हो सकती है। तो आपको ये जो प्रॉफिट हो सकता था, क्या लिखा गया है, सदोष कब्जाधारी द्वारा उसे वस्तुतः प्राप्त हुआ, यानी माना 2000 कमाए तो 2000 पर ब्याज सहित वापस करना होगा, प्लस दूसरा पॉइंट जिसे वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, अर्थात अगर वो कोई भी यूज नहीं करता है तो सामान्यतः वो मान लीजिए आपके 1200 तक का उस पर लाभ प्राप्त हो सकता था। तो आपको उन 1200 रुपए पर ब्याज के साथ वो रुपए आपको एक्चुअल पजेसर यानी जो लीगल पजेसर है उसको वापस करने होंगे। ये आपके संपत्ति का अंतकालीन लाभ है। अब इस पॉइंट पे तीनों पे आते तो क्या लिखा गया है, ऐसे लाभ पर ब्याज सहित लाभ, यानी यहाँ पर ब्याज भी इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। क्या लिखा है, जो सदोष कब्जाधारी द्वारा उसे वस्तुतः प्राप्त हुआ हो या जिसे वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। ये पॉइंट हमने समझ लिया। लास्ट में क्या है, तीसरा मेन पॉइंट वो ये, सदोष कब्जादारी द्वारा की गई अभिवृद्धि के फलस्वरूप लाभ नहीं आएंगे। यानी अब सपोज करिए बी ने इस लैंड, अब ये लैंड आपके मान लीजिए बहुत उबड़ खाबड़ हो, सही तरीके से ना हो, तो इसमें मान लीजिए उसने भाई सही से उसको अच्छे से उसमें कुछ सुधार करे, बेड़ बाड़े लगाए, ठीक है, जुताई सही से करवाई, तो अगर मान लीजिए कोई भी सुधार करता है तो अब मान लीजिए सुधार के फलस्वरूप मान लीजिए सामान्यतः 1200 रुपए कमाई होती है उस भूमि से, अब उसमें सुधार के बाद क्या हुआ कि कमाई हुई 5000 की। तो जो एक्स्ट्रा मान लीजिए आपके इनकम हुई है तो एक्स्ट्रा इनकम को वापस नहीं करना होगा, ये इसकी परिभाषा कहती है। अब ये तो आपके हो गया इसका कंसेप्ट। अब 3-4 पॉइंट जो मेंस के, सॉरी आपके मेंस कर प्री के लिए समझने को आपको आवश्यक है वो ये है कि एक इसका पॉइंट ये आता है कि
इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल ये बन जाएगा आपके कि मान लीजिए ए और बी, पट्टा आप लोगों ने टीपीएम पढ़ा होगा, ठीक है, लीज। तो अगर मान लीजिए ए जो है, कोई भूमि जो है मान लो लीज पर मिलती है ए के लिए, ठीक है, पट्टे पे मिलती है, और वो उस भूमि का पट्टे की, क्योंकि आप लोग समझते होंगे पट्टे की अवधि होती है, एक समय सीमा होती है कि इतने समय तक के लिए पट्टा मिलता है। अब अगर मान लीजिए पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है और फिर भी अगर मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति यहाँ पर उस पट्टे की भूमि का यूज करता है, पट्टे की लीगल टर्म जब समाप्त हो जाती है और उसके पश्चात भी कोई व्यक्ति अगर पट्टे की भूमि का यूज करता है, तो उस अवधि के लिए, उस समय सीमा के लिए आपको अंतकालीन लाभ पे करना होगा। अर्थात आपने उस समय जितने भी पैसे कमाए होंगे, जितने प्रॉफिट लिया होगा, उस पर ब्याज सहित आपको वापस करना होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, कोई लैंड है, और यहाँ पर वही अगर बी मान लीजिए किसी लैंड पर कब्जा रखता है और एक डिक्री के द्वारा ये तय हो जाता है कि ये लैंड बी की नहीं है, यानी कि दोषपूर्ण रॉन्गफुल पोजीशन रख रहा है, तो जितनी समय सीमा तक के लिए उसने पोजीशन रखा है उसके लिए आपको उसके पैसे जो भी प्रॉफिट कमाए ब्याज सहित वापस करने होंगे। ये दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब इसमें आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके किसके विरुद्ध अंतकालीन लाभ की मांग नहीं की जा सकती, वो किसके विरुद्ध नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए भाई बी जो है वो लीगल पजेसर है। लीगल पजेसर मतलब कि अगर विधिक तौर पर कब्जाधारी है, तो वह सही कब्जा अगर रखता है तो उसके विरुद्ध आप कब्जे की अंतकालीन लाभ की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि सही ये आपको जो अंतकालीन लाभ प्राप्त होता है वो केवल सदोष कब्जाधारी के विरुद्ध यानी रॉन्गफुल पजेसर के विरुद्ध ही प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि आपके अगर मान लीजिए कोई कब्जा ही नहीं रखता है तो आप मांग ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके तीन आधार हैं, इसके मीन प्रॉफिट के तीन आधार हैं संपत्ति के अंतकालीन लाभ के। ये आधार आपको याद होने चाहिए प्री के लिए। पहला आधार आपके बनता है वो कौन सा है, इसको इधर समझते हैं। पहला आधार आपके है कि जो सदोष कब्जाधारी है, बोल रहे हैं उसको आप लिख लें, सदोष कब्जाधारी को अपने सदोष कार्य से लाभान्वित नहीं होने देना। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर चूंकि जैसे मान लीजिए ए और बी है, अब बी अगर रॉन्गफुल लैंड पर रॉन्गफुल पोजीशन रखता है तो भाई इसे 2000 रुपए की कमाई हो सकती है जो उसने गलत तरीके से प्राप्त की है, तो हम इसको इस लाभ का फायदा नहीं होने देंगे। पहला आधार तो यही होता है इसके पीछे, अंतकालीन लाभ को दिलाने के पीछे। दूसरा आधार ये होता है कि जो वास्तविक स्वामी है उसको सदोष कब्जे की पूर्व की स्थिति में स्थापित करना। भाई ए जो है, ए की भूमि बी ने छीन ली है, तो अब ए अगर मालिक भूमि ए के पास में होती तो भाई उससे वो 2000 रुपए 1500 रुपए कमाई कर सकता था। तो हमें इसको पूर्व की स्थिति में स्थापित करना होता है। ये इसका दूसरा आधार है या सिद्धांत है, आपके उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर भूमि ए के पास होती तो वह किस प्रकार अपनी भूमि का प्रयोग करता। तो ये आपके तीन सिद्धांत हैं संपत्ति के अंतकालीन लाभ से रिलेटेड। इसका एक पॉइंट लास्ट में और डिस्कस कर लें। इसमें लिखा गया है कि ब्याज, तो जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपके ध्यान रखना, ये हमेशा जो न्यायाधीश है या कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायालय के विवेक पर आधारित होगा। जो ये दर होगी, कितने परसेंट ब्याज लगेगा, ये हमेशा न्यायालय की विवेक यानी जुडिशियल माइंड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके अंतकालीन लाभ हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।